मुझे लगता है ये देवी अहिल्या मातोश्री की नगरी है और यहाँ पर ये सोशल मीडिया के सितारों की शाम सजी है और इन तमाम सितारों की चमक और दमक में दो गुना इजाफा है क्योंकि प्रदेश के नायक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे हमसे मुखातिब होने के लिए स्वयं मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी न्यूज़ परिवार तहे दिल से आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आपका स्वागत तो मेरे को लग रहा है कि फंसा मत देना मेरे को, कि ये दुनिया नई वाली है। सोशल मीडिया की दुनिया के और उनके इन्फ्लुएंसर के बीच में बात करने का जी जी आमतौर पे थोड़ा जी कच्चा खिलाड़ी हूँ, ध्यान रखना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप में तो खेल कौशल कूट कूट कर भरा है। नहीं, वो मैं सब कर लेता हूँ, लेकिन ये थोड़ा कठिन डगर है। नहीं, आपकी इस डगर को जो है हम सुहाने सफर में तब्दील करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि एमपी न्यूज़ परिवार के माध्यम से इस मंच से जो बात प्रदेश के मुखिया होने के नाते आप रखेंगे, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के जन के मन में भी जाएगी और जनहितैषी योजनाओं का लाभ कैसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिले, इस दिशा में भी कारगर साबित होगी। बहुत धन्यवाद। अनुमति चाहूंगा पूरे इंदौर से एक बार तालियों के साथ हौसला अफजाई कर दें ताकि इस बातचीत के क्रम को हम क्रमबद्ध होकर शुरू करें। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मेरे सामने हैं। एमपी न्यूज़ परिवार पर आपका सीधा प्रसारण है। इंदौर की जनता और सोशल मीडिया के वो सितारे जो कि लगातार अपनी प्रतिभा का अभिव्यक्ति कर रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तमाम तरह के संदेश, संस्कृति को सहेजने, परंपरा के निर्वहन से लेकर के सरकार की योजनाओं का मूलभूत लाभ एक आम आदमी तक पहुंचे, इस दिशा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया स्टार्स कॉन्क्लेव 2024 के लिए क्या संदेश होगा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का? देखिए, ये बदलते दौर का समय है। हमने सबने देखा 30-40 साल में बहुत तेज़ी से समय बदला। कहाँ केवल प्रिंट मीडिया था, धीरे धीरे पता नहीं कहाँ प्रिंट मीडिया से बहुत तेज़ी से समय बदला तो आकाशवाणी सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी पहचान बनाई, लेकिन सबकी सीमाएं थी। लेकिन अब बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से 10 साल में देश बदला है, ये इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और हम सब जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इसका उपयोग भी किया। 3D लाइव सभाएं कराना, सोशल मीडिया से नीचे नए बड़े पैमाने पे युवाओं से संपर्क साधना। और अब तो बदलते दौर में ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए, मेरे मित्र माफ़ करना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी है, अब ये जो जादू का डब्बा हाथ में आ गया, ये सब भुला रहा। हमको ऐसा लग रहा टाइम ही नहीं मिलेगा बदलते दौर में। और उसमें भी खास करके ये एक और नया दौर आ गया कि जब हम अपने सोशल मीडिया में भी इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जब बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह से नई इंडस्ट्री आ गई है, नया एक वातावरण बनाने की ताकत आ गई है। लेकिन इसकी अच्छाई भी ये है कि इसमें ऐसे ऐसे व्यक्ति खड़े हो गए जिसके बारे में तो, जिसको एक हल्का शब्द था कि गुदड़ी के लाल, कहीं गांव में, गली में, मोहल्ले में कोई कहाँ बैठा है, लेकिन उसकी शब्द भी ऐसे, उसकी रीच कितनी है, उसके अपने फॉलोअर्स कितने हैं। अब ये हम जैसे पॉलिटिशियन को तो हिसाब रखना ही मुश्किल है कि आप, हम सब समझ सकते हैं इसके कि किधर भी कहीं छेड़ दें तो ये छोड़ने वाले नहीं, ये भी पक्का है। तो इनसे संभल के भी चलना पड़ता है, लेकिन इनके बिना उद्धार भी नहीं। तो ये कठिन डगर जरूर है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि विकास के पैमाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और सच्चे अर्थों में ये सही में विकास के नए नुमाइंदे हैं, नए सितारे हैं जिनके माध्यम से भविष्य की इबारत लिखी जाएगी। हमने देखा मध्य प्रदेश में लगातार द्वार द्वार, अंचल अंचल मध्य प्रदेश की सरकार जा रही है और उद्योग जगत में एक नई क्रांति आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। निवेश को आकर्षित करने के लिए नया फॉर्मूला जो आप लेकर आए हैं, ग्वालियर की बात करें, रीवा अंचल की बात करें, लगातार आप वहां पहुंचते हैं, उद्योग जगत से मुलाकात करते हैं, संवाद होता है, एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है। कैसे आने वाले कल में हिंदुस्तान के दिल की आर्थिक तरक्की को आप आज से ही अंकित कर रहे हैं और इन प्रयासों को कैसे नए पंख भी लग रहे हैं, इसके बारे में क्या विचार? महेंद्र जी, जैसे विषय आपने अच्छा निकाला है। जब सरकार का गठन हुआ और सरकार के गठन के साथ हम कभी अपनी पलट करके देखे यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली को,
मैं उनकी कार्यशैली के एक तरह से दो हिस्से करना चाहूँगा। एक, 2014 से अभी 24 तक वो जिस ढंग से केंद्र सरकार चला रहे हैं, 2014 से 2014-13 तक का उनका जो सफ़र है एज ए मुख्यमंत्री, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, हम इनकी दोनों की तुलना कर लें और एक घटना न भूलें जो टाटा ने दोहराई थी कि नैनो कार, लखटकिया कार आना चाहिए। वो समय की मांग भी है। टेक्नोलॉजी के युग में ये आज असंभव है कि 1.25 लाख रुपए में कार मिल जाए। ये उनने सपना देखा और कोई भी कारण रहा, लेकिन ममता जी ने वो अवसर को खोया और मोदी जी ने उसको उठाया। ये हमारे लिए मोदी जी के उस विजन को तरफ जाने का पर्याप्त संकेत है। हम कितनी भी विकास की बात कर लें, विकास के पैमाने पर हमको हर होनहार व्यक्ति को मौका देना पड़ेगा, हर नीड वाले को रोजगार देना पड़ेगा और समान रूप से हमको बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य पे निगाह दौड़ाते हुए तकनीकी रूप से हर माहौल, हर परिस्थिति में अपने आप को बचाए रखते हुए अपनी धार बना के रखना पड़ेगी। अब ये वही दौर है जिसके कारण से हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात की। माफ़ करना, मैं इंदौर में बैठ के बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव तो हमारी जनक अगर कोई नगरी है तो इंदौर की नगरी है, लेकिन इंदौर ने अपनी इस तरह की उड़ान करते करते अपनी स्वतः ही अपनी एक ऐसी पहचान बना ली कि अब उसको कोई इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं जवाबदारी से बोल रहा हूँ कि जैसे हमने उज्जैन में की तो तारीख अनाउंस की तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि कहाँ गाँवड़े में कर रहे हो, उज्जैन में कहाँ चलेगी। लेकिन जिस ढंग से वहाँ रिस्पांस मिला है, अभी तक की हमारी रीवा को मिला करके 5 हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा निवेश कहीं मिला तो उज्जैन में मिला। मुझे इस बात का गर्व है और ये इस नाते से नहीं कि मैं उज्जैन की बात कर रहा हूँ, ये इस नाते से भी बोल रहा हूँ कि अब उज्जैन में करना मतलब इंदौर में करना, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक जैसा ही है। इस बात का आनंद है। आप मेट्रो भी चलाने वाले हैं? बिल्कुल, ये अब एक तरह से मेट्रो सिटी हो गया। उज्जैन, इंदौर, देवास, पीथमपुर से मिला के धार का बेल्ट अब अलग नहीं रह गया। और इसीलिए मैं एक और अनुभव आपको सुनाता हूँ। हमारे लिए ग्वालियर भी बहुत बड़ा नगर है, लेकिन सागर की नहीं कह रहा हूँ, जबलपुर की नहीं कह रहा हूँ, मैं ग्वालियर जबलपुर दोनों को रख रहा हूँ। कई सारे उद्योगपति बड़े बड़े, यहाँ तक कि अब जो अपने आप में नंबर 2-3 में आते हैं, वो कह रहे हमने ग्वालियर पहली बार देखा। मेरे को ऐसा लगा जैसे आसमान से मेरे को गिरा दिया। ग्वालियर, अगर इतने बड़े उद्योगपतियों की निगाह में ग्वालियर आना नहीं होगा, जबलपुर आना नहीं होगा, और सागर में जब करा तो मेरे अधिकारियों से झगड़ा करना पड़ा। बोले सागर में क्या करेंगे साहब, सागर में तो कोई फायदा नहीं है। हमने कहा नहीं, सागर भी करेंगे, रीवा भी करेंगे और अभी शहडोल और नर्मदापुरम भी करेंगे। जब हम प्रदेश की स्तर की बात कर रहे हैं तो ये संभाग के केंद्र हैं। इन संभाग के अंदर की हर एक की अपनी संभावना है और ये तो मान के चलो कि अब तो जादू हो गया। हर एक कोई मान रहा है कि 100% अब ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी कराओ वो सक्सेस जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें देख रहे हैं। एक तो निवेशक, हमने जो माहौल बनाया है कि अगर हम इस महीने कहीं कर रहे हैं तो अगले महीने कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं। तो पिछले महीनों में जो हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, वहाँ भूमि पूजन, लोकार्पण जो हमने एमओयू किए, उसकी कोई न कोई प्रगति हमको अपनी वर्चुअल रूप से दिखाना है। तो वो हमारा पुराना रिकॉर्ड का एक प्रतिसाद है जिसके आधार पर जो की गई गतिविधि दिख रही है। दूसरा, पूरा समय बैठ करके इस सब बातों को करते करते तो जो हमारे नगरीय क्षेत्र है उनके अंदर रोजगार के बड़े अवसर मिल रहे हैं और जो हमारे रूरल के एरिए हैं, ग्रामीण के बेल्ट हैं, उनके अंदर भी इसी प्रकार से जो अपने गृह उद्योग है, लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उत्पाद बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत आवश्यक है, उसको करना ही पड़ेगा। आपने स्वरोजगार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया, लेकिन आपने युवाओं का एक सपना भी साकार कर दिया। मैं बताना चाहूँगा कि 1 लाख पदों पर, सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराना, मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी मांग थी। चुनावी मुद्दा भी बनी, लेकिन अब समाधान पर है। क्या नए साल 2025 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी युवाओं का ये सपना भी साकार करेंगे, बड़ी सौगात देंगे? आप एक बात गौर करना, हमारी सरकार में जब भी हम बोलते हैं तो हवा में बोलते ही नहीं, जो होने वाला वही बोलते, नहीं तो बोलते ही नहीं, भले कुछ भी कर ले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये दूरदृष्टि एंड पक्का इरादा। 100%, और 1 लाख नहीं, 1 लाख से बढ़ के ही रहेगी।
आप अगर ये थोड़ा सा आंकड़े बगल के अगल बगल के भी देखोगे तो जितने हमने अभी एमओयू किए हैं, ये तो वो सरकारी पद है जो 1 लाख के रहे। हाँ, सरकारी प्रकल्प। अदरवाइज ये हमारी इंडस्ट्रियों के पद तो 3.5 लाख से ऊपर निकल गए जितने लोग काम करेंगे। तो ये जो हमारा ब्रेन ड्रेन वाला जो माहौल है उसको ख़त्म करते हुए जिसमें क्षमता योग्यता है उसको बाहर नहीं जाने देंगे, उसको हर हाथ को काम देंगे, ये गारंटी किसी अलग। आपके अब तक के कार्यकाल पर मध्य प्रदेश की जनता का बड़ा फीडबैक है। आप मुख्यमंत्री नहीं, क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं, नवाचार करने वाले मुख्यमंत्री हैं। जब कैबिनेट को सिंग्रामपुर ले जाते हैं और अब अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ शस्त्र पूजन की परंपरा को सरकारी सहभागिता के साथ जोड़ते हैं ताकि हमारी परंपराओं का निर्वहन सरकारी सहभागिता के साथ हो सके और हर जिले में ये परंपराएं जीवंत रह सकें। आने वाले कल में आप गोवर्धन पूजा भी कराने वाले हैं। ये कैसे फॉर्मूला आ रहा है, क्या नज़रिया है और कैसे आप इसको देखते हैं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक उन्नत राज्य के रूप में अंकित हो जाएगा पूरे देश में? ऐसे कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन ये तो आप मान के चलते हो कि सरकारें समाज को लेके चलेगी, प्रदेश को लेके चलेगी। और ऐसे में ये जितने त्यौहार है, परंपरा है, व्रत है, ये इन व्यवस्थाओं के आधार पर समाज बड़े पैमाने पे जो मानता है और उसके मानने में कोई न कोई संदेश भी छिपा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। काल के प्रवाह में हमारी दृष्टि थोड़ी सी 19वीं-20वीं हो रही, तो हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपने भी देखा होगा मकर संक्रांति का पर्व, पतंग तो उड़ाते हैं अपनी जगह है, लेकिन जितने लोग पतंग उड़ाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बहनें सुहाग का सामान एक दूसरे को दे करके उस आनंद में डूबती, आदान प्रदान होता है। ये जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में, अब आप जो ये सामग्री देगा लेगा उसकी सक्षमता नहीं देखोगे। तो जब सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो योजनाएं चला रही है, तो हमने कहा ये संक्रांति इन बहनों के लिए क्यों समर्पित नहीं कर दे, ये हमारे लिए उसी प्रकार से जोड़ने की जरूरत। जब हमने कहा कि भाई गुड़ी पड़वा, अब गुड़ी पड़वा मतलब संवत प्रवर्तन की दिशा, आपकी जानकारी के लिए शक संवत हो या विक्रम संवत, दोनों संवत में 57 साल का अंतर है। बहुत बड़ी बात। लेकिन 57 साल के अंतर के बाद भी इनकी तिथियां वही है 1, 2, 3, 4, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए वो संवत कोई भी हो ये चलेगा गुड़ी पड़वा से। तो गुड़ी पड़वा का हमारा विक्रमादित्य का विक्रम संवत है, मध्य प्रदेश के बेटे हैं जिनके कारण से आज भी विक्रमादित्य के काल के उस एक एक हिस्से को याद करके दुनिया आश्चर्यचकित है। दानशीलता, वीरता, न्यायप्रियता, कौन सा पक्ष छूटता है? तो हम क्यों गुड़ी पड़वा अच्छे नहीं मनाएंगे? फिर हमने कहा गुरु पूर्णिमा, तो जब हमने कुलपतियों के नाम बदल के उनको कुल गुरु कर दिया है, तो ये हाँ हो गए दुनिया के लोग जहाँ गुरु और शिष्य में अंतर नहीं मालूम पड़ता। अरे हमको तो आज भी मालूम है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पूरी दुनिया में चले जाओ, ये भारत या भारत के उस सांस्कृतिक विरासत वाले देश को छोड़ दो तो दुनिया में आज भी घी नहीं मिलता है, वो मक्खन पे अटके पड़े हैं। भारत जो है, लेकिन भारत वालों को मालूम मक्खन को गर्म कर दो तो घी बन जाता है। बहुत बड़ी ये अपनी विशेषता। और इसीलिए आपने दूध उत्पादकों के लिए एमओयू भी किया है और आप मध्य प्रदेश को इसलिए आयुर्वेद में कोई भी दवाई बगैर घी के पूरी नहीं। ठीक बात है। ये घी के बिना उनकी आयुर्वेद की कोई चिकित्सा पूरी नहीं होती, लेकिन एलोपैथिक वालों को मालूम नहीं है। अब उनको नहीं मालूम है तो उनके क्यों चक्कर में पड़े? हमको मालूम, हम तो आगे बढ़े। बहुत बड़ी हमको क्या तकलीफ है? मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि जब उज्जैन का बेटा प्रदेश का मुखिया बनता है, सूबे की सियासत का सबसे शीर्ष पद पर बैठता है, मुख्यमंत्री की भूमिका में होता है, इस बार का सिंहस्थ कितना भव्य विराट होने वाला है, क्योंकि संतों के स्थायी आश्रम भी आप बना रहे हैं और उज्जैन राजा महाकाल की नगरी में विकास के चहुमुखी आयाम अब नजर आने लगे हैं। सिंहस्थ 2028 के लिए क्या एक्शन प्लान है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का? देखिए, इसके रोल मॉडल है माननीय नरेंद्र मोदी जी। वाह, मुझे इस बात का आनंद है। आप कभी कल्पना करो, ये G20 इतनी अच्छी हो सकती कौन सोचता है? नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जी बिल्कुल। अन्यथा चुपचाप कहीं भी कर लो, कौन पूछ रहा है? लेकिन G20 पूरे देश में फैलाओ, अलग अलग राज्यों में जाओ और एक बार नहीं 6 महीने तक लगातार सभी सरकारी विभाग को, सभी श्रेणी के लोगों को लगातार लगाते हुए। अब खजुराहो में G20 होगी, आप बताओ, वहाँ बढ़िया 4 लेन बन गया, सेंट्रल लाइटिंग हो गई, लोगों आनंद में डूबे हुए अभी तक। तो हमारी देश के अंदर की विशेषताओं को लेके चलना। अब ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े मेले में सिंहस्थ है,
लेकिन ये भी एक आनंद है, सिंहस्थ हमारे यहाँ है, लेकिन इलाहाबाद में कुंभ है, बहुत बढ़िया। हरिद्वार में कुंभ है, तो कुंभ और सिंहस्थ का क्या अंतर, ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन अंततः पीछे का भाव एक ही है, ये दुनिया के सबसे बड़े मेले। जब हमारी खगोलीय घटनाओं में अगर बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वो सिंहस्थ हो जाएगा, और ये 12 साल में एक बार होगी, कभी मर्जी से नहीं हो सकती। मतलब ज्योतिष का भी परिपूर्ण ज्ञान रखते हैं आप? ये तो मैं शास्त्र है, अपने आप में विज्ञान है। मैं आप तो फोरकास्ट आप क्यों करवाते हो, बारिश होने वाली है, ये होने वाला है, अरे इनको अब मालूम पड़ा, हमारे तो आदिकाल से जानते थे। इसलिए सूर्य ग्रहण भी आज से 10,000 साल पहले कब था, आने वाले भी 5,000 साल बाद कब होगा। अभी पंचांग देखेंगे, पंडित जी फट से बता देंगे। तो ये तो विज्ञान है, इसको समझने की देर है, उनको नहीं मालूम है तो हम क्या करें। लेकिन ये खगोलीय घटनाओं की जानकारी के आधार पर इस सौर मंडल की जानकारी हो, इसलिए सिंहस्थ का आयोजन ये हमारे लिए एक तरह से मध्य प्रदेश का नहीं, देश का गौरव और दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। तो ऐसे में सरकार को समय रहते विचार करके उसकी तैयारी करना, इसके प्रबंधन हमने किए हैं। फिर ये बार बार टेम्परेरी रूप से टेंट लगाओ, व्यवस्था करो, कई अधिकारी हमारे बैठे हैं, ये सब परेशान रहते हैं, क्योंकि वो एकदम 4 महीने के लिए कोई प्रबंधन जुटाना, बाद में फेंक देना, तो वो बड़ा कठिन जाता है। अपने स्थायी तो हमने समाधान कहा निकाल इसका स्थायी समाधान हो, और केवल साधु संत नहीं, एक 12 साल में एक बार क्यों आए, अब तो बाबा महाकाल के महालोक के बाद में और वैसे भी कई कारण से पूरे साल लोग आना चाहते हैं, बड़े पैमाने पे रहना चाहते हैं। तो धार्मिक श्रद्धालुओं को होटल में ठहराना, व्यवस्था जुटाना, खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है। तो हमने कहा भाई एक बड़े बड़े 5-5 बीघा जैसे प्लाट बना लो, उसमें 1 बीघा पे भले आप अपनी 10-12 मंजिल बनाओ, लेकिन 4 बीघा खुली रखो, उसमें पार्किंग, कथा, भागवत, आयोजन प्रयोजन कंपलसरी, ये इतने बड़े में अपना आयोजन करो। तो हरिद्वार में क्या होता, हरिद्वार में ये होता, वहाँ टेंट सिटी नहीं है, तो ऐसी उज्जैन बन जाएगी। तो उज्जैन तो वैसे साधु संत शान है हमारी, उनकी अपनी पहचान है उज्जैन से, तो वो अपना क्यों बनाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आप गौ रक्षक भी हैं और आपके दिनचर्या की शुरुआत गौ सेवा से होती है, और आप धर्म रक्षक भी हैं। और जब राजा महाकाल की नगरी में डमरू वादन का महारिकॉर्ड आप बनवाते हैं, एक बड़ा संदेश संस्कारों को सहेजने का, हमारी संस्कृति की पवित्रता को कायम रखने का, और महाकाल के मंदिर में बजने वाले डमरुओं को विश्वव्यापी पहचान दिलाने का, ये आइडिया कैसे आया और इसको कीर्तिमान में कैसे बदला, क्या कार्य योजना रही? एक प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे, ये आपने में से कोई भी जवाब देना। हमारे ये जो वाद्य हैं संगीत के, इनमें से सबसे पुराना वाद्य कौन सा और क्यों है वो? कई संगीतकार भी यहाँ बैठे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, कोई बताएगा? नहीं, थोड़ा और सुधारो। इन्हें बताया, अब यार डमरू की बात चली तो डमरू आ गया, लेकिन डमरू क्यों है ये बताओ। नहीं, भोलेनाथ ने बजाया, आप भी बजा सकते हो, तो कोई बात नहीं है, लेकिन डमरू पे दिमाग क्यों गया? नहीं, तांडव तो एक नृत्य की विधा है, भगवान की दया है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ही जवाब देना पड़ेगा। मैं भी मतलब बताने, मैंने प्रश्न उठाया तो मुझे प्रश्न का उत्तर मालूम होगा, तब तो मैं प्रश्न पूछूं। मैं तो बता ही देता हूँ। असली में इस प्रकृति में जब कोई वाद्य नहीं था, तब ध्वनि की आवाज कहाँ से आई? शांत पानी के ऊपर बरसात की बरसती बूंदे जो नाद उत्पन्न करती है, वो डमरू की ध्वनि होती है। वहां से वाद्य परंपरा। जोरदार तालियां। ये तो वैज्ञानिक पद्धति का बड़ा परिपूर्ण उदाहरण है, मुझे लगता है अपने आप में। तो ये हमको गौरव है, बहुत बड़ी बात। इसलिए जब हमने कहा कि जब हमने दुनिया को पहला वाद्य दिया है, और ऐसे में भगवान ने मस्तक पे गंगा धारण की है, तो वो बरसती बूंदों के लिए डमरू का आनंद भी देते हैं, और हम सब के लिए फिर बाकी उनकी अपनी विधा, वो तो नटराज है, उनकी विधा की कौन सी कमी रहेगी, कौन सी बात छोड़ेंगे। और हमारे यहाँ 2 ही देवता है इस नाते से, और दोनों एक दूसरे के ऐसे भगत है कि पता ही नहीं चलता कौन kiसका खास है। आप भी उन्हीं की भक्ति में डूबे रहते हैं। अरे शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। अब महाकाल दर्शन करने जाओ तो महाकाल कहेंगे मेरे दर्शन कब तक नहीं फूलेंगे जब तक साक्षी गोपाल के दर्शन मत करो, और साक्षी गोपाल के दर्शन करने जाओ तो जब तक महादेव का नाम नहीं लोगे
दर्शन फलीभूत नहीं होंगे। ये दोनों अपने लिए आराध्य हैं और दोनों के अपने इन सारी बातों में कई संकेत छिपे हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत सटीक और वैज्ञानिक पद्धति भी आपने हमारी यहाँ पर जिज्ञासा शांत कर दी। आप भावुक हो जाते हैं महिलाओं के मामले में। हम देखते हैं महिला विकास के मामले में मध्य प्रदेश नित नए आयाम छू रहा है। लाडली बहनों के लिए आपने किस्त में बढ़ोतरी भी कर दी। आने वाले दिनों में किस तरह से आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की महिला शक्ति को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आने वाले कल में नई उड़ान मिल सके, उनकी नई तरक्की को नए आयाम देंगे? देखिए, ये बात सही है। हमारे बीच में वैसे तो दिवाली आने वाली है। जी बिल्कुल। हमारी संस्कृति में काल के प्रवाह में जो हमारे पश्चिमी दृष्टिकोण के लोग हैं वो हमको पता नहीं क्या कहते थे, वो उनकी जगह है। लेकिन हमारी तो मात्र सत्ता आधारित पूरी संस्कृति है जो अपने नवग्रह है सौरमंडल में, लेकिन हर ग्रह को अपन ने पुरुष संस्कृति से जोड़ा है। एकमात्र संस्कृति पृथ्वी से वसुधरा को भी माता माना। देश भी 200 से ज़्यादा, लेकिन अपन ने देश में भी भारत माता की जय बोला। तो मात्र भाव हमारा जो है, हमारी इन 3 देवियों के अलावा जिंदगी ही पूरी नहीं होती। महालक्ष्मी आई रही है दिवाली, सरस्वती बिना ज्ञान नहीं मिलता है, और दुनिया का कौन सा असंभव काम है माँ काली की आराधना नहीं करो तो पूरा नहीं करे। शस्त्र के आधार पर काली से बड़ा कौन सा उदाहरण? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए हमारी तो परंपरा है कि हमारे देवता भी कहते हैं हमारा नाम मत लो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। ये जो माता का आगे लेना है, तो हमारी संस्कृति में जब तक हम माताओं को वो स्थान पे नहीं पहुंचाएंगे तब तक अधूरापन रहेगा। और ये बात तो मान के चलो कि अपने घर के अंदर देख लो, हमारी माता बहनें अपने सुबह से लेके शाम तक जो वो काम करती है, घर की चिंता करती, माफ़ करना हम तो नादानी करके ना टाइम पास करते हैं, लेकिन वो अगर बाजार छोड़ो वो भी खुद सर्विस करती हो तो फिर भी सब भूल के कितने कुशलता के साथ पूरे घर को लेके चलती। कुछ को आपने बहुत अच्छा बनाया। कई बार अपने को अब याद होगा, आप भी स्मरण करना कि परिवार में कोई अच्छी खीर बनी होगी, कोई अच्छी मिठाई बनी होगी, कुछ और बना होगा, तो जो बचा होगा आपकी इच्छा थी वो भी खाई जाऊँ, मैं कहाँ छोड़ूं किसी के लिए। आपका ध्यान ही नहीं गया कि जिस माँ ने बनाया उसके लिए बचा के नहीं बचा है, लेकिन वो आपको खिला के भी खुश रहती। ये हमारी अपने परिवार का ये सुख है, इसका आनंद, उनका एहसान वास्तव में इतनी बार जितनी बार स्मरण करोगे वो उतने प्रकार से आपको आनंद देगा, उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो हमने देवता को नहीं देखा, लेकिन हमने माँ को देखा, हमने पिता को देखा। हमारे देवी देवता घर में विराजमान है, हम इनको जान ले तो सब कुछ जान लेंगे। इसलिए इस व्यवस्था के आधार पर मुझे लगता है कि अगर हमको अपनों को आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने में हमारी माता बहनों को जितना मौका देंगे उसमें कोई कष्ट नहीं। इसलिए 1000-1200 नहीं, हमारी सरकार के माध्यम से, आप तो बगल में उज्जैन है, अभी तो मैं बात ही कर रहा था कि हमारी अब ये प्रतिभा सिंटेक्स है, 4000 बहनों का कारखाना है। एक बहन के लिए मतलब लेबर, आपकी इंडस्ट्री है, काटन के कपड़े बना करके आप दुनिया में जहाँ भी आपको निर्यात करना आप करो जो करना, लेकिन आप हमारी बहनों को रोजगार दिला रहे हो 10 साल तक। तो इंसेंटिव प्रति लेबर बहन के लिए 5000 रुपये महीने सरकार दे रही है। तो हमारा तो प्रयास है कि वो 1250 नहीं, ये फैक्ट्री में आके काम करे और 15,000 कमाए, 5,000 हम मिला के दे देंगे, लेकिन उनके जीवन में बदलाव आना। बहुत सकारात्मक आपने जो है पहलू को छुआ है, मुझे लगता है उनके लिए जितना हो सकता है हमको उनको मौके देना ही देना है। इस वक्त हम इंदौर में हैं, मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया मेरे सामने हैं। इंदौर आपके सपनों का भी शहर है, आपके प्रभार वाला जिला भी है। इंदौर वो शहर है जिसने स्वच्छता में शिखर को छुआ है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी बैठे हैं। इंदौर वो शहर है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी बैठे हैं। इंदौर वो शहर है जिसने जल अवार्ड, राष्ट्रीय जल अवार्ड हासिल किया है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी बैठे हैं, कलेक्टर आशीष सिंह जी हैं, संभागायुक्त दीपक सिंह जी हैं। क्या आने वाले दिनों में इंदौर को किस मामले में आप नंबर 1 बनाने वाले हैं? क्योंकि स्वच्छता में भी हम हैं, सदस्यता में भी हम हैं और जल बचाने में भी नंबर 1 है। पूरे प्रदेश को इंदौर बनाना है। मुझे लगता है आपने एक ही शब्द में चारों खाने चित कर दिए और इंदौर का तो दिल जीत ही लिया है। और यहाँ सोशल मीडिया के सितारों को भी जो है आपने एक नया मौका दे दिया, एक नई क्रिएटिविटी दे दिया।
एक सवाल अभी मेरे मन में आ रहा है, आप अनुमति दें तो मैं पूछ लूँ, ये आपकी मुस्कान का राज क्या है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब सुबह आपकी होती है तो गौ सेवा के साथ आपके दिन की शुरुआत होती है, चेहरे पर कोई तनाव की लकीरें नहीं हैं, और जो आपका अंदाज है वो राजनीति में बड़ा अलहदा है। हम देखते हैं कि राजनीति में शांत रहकर अपने आप के परिभाषा को परिपूर्ण करना, अपनी बात का संवाद परिपूर्णता की तरफ ले जाना और फिर सरकार के मुखिया की भूमिका निभाना, कितना मुश्किल कितना आसान आपके लिए? देखिए, जब आपका स्वयं का कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, मेरा अपना कोई स्वार्थ हो, मैं कोई अपने लिए कुछ चाहता हूँ, मैं कोई अपनी उलझन में उलझाऊँ, तो स्वतः ही तनाव आ जाता है। मेरे को भगवान की कृपा है, परमात्मा की लीला है, जो काम मिले मस्ती से करो, इसलिए जो मिल जाता है उसको आनंद से डूबता हूँ। अब वो मुस्कुराहट में आपको दिखे या किसी को दिखे, मुझे कोई, इस आनंद में सबको साथ कर लाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा सबका उद्देश्य अगर ये है, सरकार होती काहे के लिए, सरकार के मुखिया की जवाबदारी आपने क्यों ली? वो सरकार तो क्या, आप तो मैं अपनी संस्कृति की तरफ फिर ले जाऊँगा, थोड़ा सा धार्मिक हो जाऊँगा। आपने कभी गौर किया कि नहीं मालूम नहीं, हमारे हर देवी देवता ने अपने जीवन में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, और वो अपने उस यात्रा को पूरी करके परम धाम पे भी चले गए। लेकिन जब हम उनकी मूर्ति बनाते हैं तो उनकी उम्र तो 100 साल भी हो गई, 125 साल भी हो गई, तो काल के प्रवाह में उनके चेहरे की, बाकी चीज़ों की बनावट भी बदलेगी। अभी भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? तो मुस्कुराना अपनी संस्कृति, इसका आनंद लेना है, हम बाकी को प्रेरणा दिलवाते देते हैं तो भगवान से सीखते हैं। तो अपने को लगता है कि इस आनंद में सबको सहभागी कर लें। ये अलग बात है कि संसार में बहुत सारे कष्ट है, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन ये मान के चलो कि हम इन सारी बातों का अगर अपने पे असर ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जीवंतता से परिचय कराओ। ये बात तो सही कि हर एक चीज़ में कोई कष्ट होगा, परेशानी होगी, तो उसका रास्ता भी पीछे पीछे परमात्मा देता है। आपको एक जानकारी देता हूँ मैं, वैसे भी प्रकृति के साथ जोड़ के बताता हूँ। जी बिल्कुल। आयुर्वेद से थोड़ी जुड़ी बात बताता हूँ जी। आयुर्वेद की विशेषता है, एलोपैथिक की नहीं कह रहा हूँ, कोई भी बीमारी हो, जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले कोविड की बीमारी हुई ना, कोविड की बीमारी। जी बिल्कुल। दुनिया भर में, कहाँ से ही, चीन से ही, इससे मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी कठिन बीमारी का इलाज भी परमात्मा ने हमारे आसपास बना के दिया था, मालूम है कि नहीं आपको? ये बॉडी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, बॉडी इम्यूनिटी के लिए क्या करा? अरे वो गिलोई आपके सबके आसपास थी कि नहीं थी? बिल्कुल। ये परमात्मा की रहस्य कि हमारे पास हर परेशानी का इलाज परमात्मा पहले ढूंढ के रखता है। आयुर्वेद में कोई भी बीमारी किसी भी क्षेत्र में होगी, उसके पहले उसकी वनस्पति आसपास मिल जाएगी, उस वनस्पतियों में उसका इलाज छिपा हुआ है। ये परमात्मा की लीला है। तो आनंद में वो सब छिपा हुआ, चिंता मत करो, हमारे सामने सब समस्या का समाधान हो जाएगा। धीरे धीरे, आज होगा कुछ, कल होगा कुछ, परसों होगा, लेकिन रोते रहने से क्या फायदा है? रास्ता ढूंढेंगे, आगे बढ़ेंगे, यही तो चाहिए अपने। आपने आनंद की बात कही, लेकिन आनंद परिवार के संग आता है। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है कि जो राजनेता मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, वो जिस जिले से गया अपने परिवार को राजधानी भोपाल ले गया। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी बड़े बिरले निकले, अपने परिवार को उज्जैन से शिफ्ट नहीं किया। आज भी मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री जी केवल और केवल 24 घंटे 7 दिन जनता की सेवा करते हैं। क्या ये समर्पण के संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आपको मिले हैं? कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और हमारे संस्कार इस बात के लिए सिखाते भी हैं कि ये हमको कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को समाज बहुत बारीकी से देखता है, और हमको उसको समझना भी चाहिए। अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं मंत्री बन गया, या मेरे को बड़ा ओहदा मिल गया, तो ये अलग बात है कि हो सकता सबकी परिस्थिति ऐसी नहीं हो जैसे मेरी है, लेकिन हमको ये समझ रखना ही पड़ेगी कि गाड़ी अगर मुझे मिली तो मुझे मिली है ना, मेरे परिवार को थोड़ी मिली। अगर बंगला मुझे मिला तो मुझे मिला, मेरे परिवार को नहीं मिला है। हमको जो कोई सुविधा मिली तो मेरे को उस सीमित व्यवस्थाओं के लिए मिली। हम इनकी आदत बिगाड़ देंगे तो कल कष्ट पाएंगे, इनको बचाना है, इसमें कोई शंका नहीं। बहुत सुंदर। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सरकारी फिजूल खर्ची को कम किया, वीआईपी कल्चर पर प्रहार किया, और अब आपने एक नई परिपाटी की शुरुआत कर दिया।
मैं इससे आपको ध्यान नहीं दिया, आप मैं समझा आप वो बात पूछने वाले हो। जब मैं बनने के बाद मार्च के टाइम पे ध्यान में आया कि हम मंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते, हमारा इनकम टैक्स सरकार भरती। जी बिल्कुल, कैबिनेट में फैसला हुआ। तो हमने कहा ये नहीं करेंगे भाई, मेरा अपना, जब मैं पहले से भरता था तो सरकार क्यों भरेगी। तो हमने बंद कर दिया कि नहीं भाई, अपना अपना भरोगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेरे बाद विधानसभा अध्यक्ष और बाकी मित्रों ने भी इस लाइन को पालन किया कि बंधन नहीं करा था, लेकिन हमने एक परंपरा डाली कि ये इससे बचना चाहिए अपने को। अब हंसते हंसते बड़े काम कर देते हैं, हंसते हंसते आपने मध्य प्रदेश की लेकिन 29 लोकसभा सीटें। मेरे अंदर के कुछ प्रश्न मैं आपको पूछ लेता हूँ। जी बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल, आपको उत्तर मिले तो बता देना। मैंने एक थोड़ा परीक्षा ली थी मेरे पापा की। जी जी, जब मैं मंत्री बना, उनको कहा आप भोपाल चलो, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं चलता, तू तेरे काम कर ले। जब मैं टूरिज्म चेयरमैन था तब पापा से बोला कि आप चलो, मैं मम्मी से बोला आप देखो मेरे भोपाल में बंगला मिला है, मेरा इतना बड़ा ऑफिस है। तो उन्होंने कहा बेटा तू अभी और आगे बढ़ फिर देखेंगे। उनने ना नहीं बोला, लेकिन जब मैं सीएम बना फिर बोला कि आप तो चलो भोपाल में 10-15 साल से लगातार बड़ी शिक्षा मंत्री रह गया, विधायक रह गया, टूरिज्म चेयरमैन हुए, आप तो चलो, अब से बड़ा कितना। उनने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उनने कहा तेरा बंगला कितना भी बड़ा होगा लेकिन मेरे घर से बड़ा नहीं मुझे मालूम है, इसलिए इसको अपने घर में ही रहने दे। घर ही स्वर्ग कहा गया है। उन्होंने कहा ये वो आखिरकार सरकारी है और जो अपना घर है ये अपना घर है। हमने तेरे को बड़ा कर दिया, यही बहुत है, हम जहाँ है उससे आनंद में लेंगे, ये मुझे ध्यान में आता। मैं आज भी उस प्रसंग को याद करता हूँ तो मेरे को बड़ा एक रोमांच भी आता और अलग आता है। लेकिन ये मैं अब आपसे बोल देता हूँ, दूसरी चीज़ बोलने की इच्छा है नहीं है, लेकिन बोल ही देता हूँ। ये तो हो गया अपनी जगह पिताजी का। मेरा बेटा अभी भोपाल में पढ़ता है और अभी वो हॉस्टल में रह के पीजी कर रहा है, एमबीबीएस के बाद एमएस कर रहा है। ऐसे अभी दशहरे पे मैं भी खाली था, मैंने कहा मैं, चूँकि परिवार सब यही है उज्जैन में, वो कोई आना नहीं चाहते, बेटा है, बहू है, हमारी बेटी है, दामाद है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता कि मैं भी अकेला था भोपाल में और बेटा भी है, तो मैंने कहा बेटा दशहरा है, आप अपन रावण वावण मारने कभी मैं जाऊँगा तो तेरे को अच्छा लगता, वो कभी ऐसा साथ में नहीं आता, मेरे साथ नहीं रहता वहाँ सीएम हाउस में। तो मैंने कहा कि ये मैं तो गाड़ी में बैठा रहना या नीचे रहना, मैं मंच पे ऊपर से जो थोड़ा सरकारी एक तरीका रहता है नेतागिरी का वो मैं कर लूँगा, वापस अपन थोड़ा रावण वावण देख लेंगे, अच्छा लगेगा। बोले पापा मैं दिन में देखता हूँ। फिर उसने दोपहर बाद हो गई, शाम हो गई, तो मेरे को डाउट तो था ही सही, वो आया नहीं। तो नहीं आया तो वो अपना भी रावण हो गया जो होना उसने अपने। फिर मैंने उसको सुबह फ़ोन लगाया कि तू आया नहीं, अपन दशहरा पे रावण पे अगर अच्छा लगता। तो पापा मैं हॉस्पिटल में था, मुझे मरीजों के बीच में अच्छा लगा, तो मैंने तो दशहरा ऐसे ही मना लिया। तो बहुत बड़ी बात है, अपनी कर्तव्य निष्ठा को उन्होंने जो है प्राथमिकता दी। तो मैं ये फिर मैंने उससे पूछा कि बता तेरे मन में आया क्यों नहीं। तो बोले जब दादाजी ने किया कि आपका बंगला कितना ही बड़ा होगा, अपना घर अच्छा, तो बोले मेरे तो अभी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है, मेरे को अब आगे जाना, मैं वो देखूंगा, आप तो आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं बड़ी उलझन में था कि इसका उत्तर सही पकड़ूं तो कहाँ पहुँचूँ, और दूसरे वाला का मैंने पहले बता दिया, तो ना मुझे उसका उत्तर मिला ना इसका उत्तर मिला। तो इस संसार में बड़ा ऐसे में थोड़ा जो भी लगता होगा, आप मेरी पोजीशन समझ सकते होगे। तो अब अपने दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। अब हंसते हंसते बड़े फैसले ले लेते हैं, 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देते हैं, हंसते हंसते हरियाणा के सीएम का चयन कर लेते हैं, हंसते हंसते बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। देखिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। 29 की 29 लोकसभा में हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है। नेतृत्व तो और पार्टी उस सब के ऊपर भी नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, माननीय जेपी नड्डा जी का है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, दिखने के लिए हमें, लेकिन एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बन के लगता है। और भाजपा में इसी बात की ताकत है कि हमारी एक एक सीट, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, इंदौर 12 लाख, तो कोई 8 लाख, क्या क्या ऐसा लग रहा है कि मशीन से फटफट के वोट निकल रहे थे, क्या हो क्या रहा, ऐसा ही अपनी ताकत के बल पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। हाँ, तो ये जो अंदर की ताकत है, ऐसे में हमारे यहाँ प्रतीकात्मक में हो सकता हूँ, लेकिन ये जो हमारी नीचे की काम करने की संगठन की ताकत है, कार्यकर्ताओं के साथ जनता के मन में विश्वास है, अगाध भरोसा है,
और आप देखो, मैंने कल भी बोला था, वैसे ही आपके सामने बोल देता हूँ कि आमतौर पे लोकतंत्र के अंदर लंबी दूर पे अगर पार्टियों को भी चलना है तो वक्त के साथ उनको बदलना पड़ेगा। अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर वो नहीं बदलेगी तो उसका नुकसान उनको होगा। आप देखिए दिल्ली में भी जो हो रहा है, 80 साल से ऊपर के हैं खड़गे जी, अब आप उनको आगे रख के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हराने जाओगे, कहाँ से हारोगे? अभी लेटेस्ट अपने प्रदेश के अंदर देख लो, कांग्रेस के नेता माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, अभी उस दौर में जब हमारे साथ सुंदरलाल पटवा जी, विक्रम वर्मा जी वो थे, उसके बाद तो एक दूसरी पीढ़ी चली गई, हम तो तीसरी पीढ़ी में आ गए और कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन ही नहीं, बदल ही नहीं कर रहे। तो ये जो अंतर है, इसलिए यहाँ ये जो नई पौध, नई युवाओं की टीम है भाजपा में, गंगा गंगा इसलिए है कि उसकी एक एक बूंद अगर हिमालय से निकलती तो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी तक जाती बहते बहते, इसलिए निर्मल धारा उनकी अविराल रूप से बहती रहती है। ये उनका आनंद है। अदरवाइज अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ, आप समझ सकते। आखिर में जाते जाते सोशल मीडिया के सितारों की ये शाम है। यहाँ पर ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, और एमपी न्यूज़ का नेक इरादा और वादा था कि हम फिल्म स्टार को देखते हैं, हम टीवी स्टार को देखते हैं। फिल्म स्टार को आईफाक की एक उड़ान, एक चमक की ललक होती है, टेलीविजन स्टार को आईटा अवार्ड की तमन्ना होती है, लेकिन सोशल मीडिया के सितारों की कोई चिंता नहीं करता। मुझे लगता है सरकार के मुखिया यहाँ हैं तो आज इनकी चिंता भी होगी, सम्मान भी होगा और इनको लेकर चिंतन मनन भी होगा। क्या संदेश होगा मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का? नहीं, थोड़ा क्रांतिकारी तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आपके अंदाज में क्रांति तो है। अगर मेरी बात से यहाँ जितने युवा बैठे हैं, आप मानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्रांतिकारी जी हैं? क्रांतिकारी मुख्यमंत्री युवा तालियों से बता रहे हैं कि मेरा सवाल सही। अरे उनको आपने प्रेम से बुलाया, चाय नाश्ता भोजन क्या क्या कराओगे, तो वो तो ताली बजा रहा है, मेरे चक्कर में थोड़ी बजा रहा है। मैं तो जमीन पे ही हूँ, मेरे को मालूम है। मैं यही बैठना दादा, इससे आगे नहीं जाना। मैं ऐसा मानता हूँ युवा आपके साथ हैं, तालियां बजी हैं और मुझे लगता है समर्थन के लिए एक बार और तालियां हो जाए। अरे मैंने आपसे फिर कहा, अब मैं क्या कहूँगा, ये महेंद्र सिंह जी इतने प्रेम से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, आप बजाए जा रहे हो, मैं क्या? भाई मैं तो विद्यार्थी हूँ और अपने शिक्षक से सवाल कर रहा हूँ, और सरकार के मुखिया हैं इसलिए सवाल। विद्यार्थी हूँ मैं शिक्षक ही नहीं हूँ, मैं तो कच्ची पेली में हूँ। मैंने पहले आते ही बोला कि ये नई दुनिया मेरे समझ में नहीं आ रही है। और इंटरनेट की तरंगों में ताकत तो है मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा मना, बहुत ताकत है मुख्यमंत्री। मैंने तो मना ही अगर ये आपकी योजनाओं का प्रचार करें, ये युवा, ये बच्चे, तो मुझे लगता है आपकी योजना का जो आपका लक्ष्य है अंत्योदय, वहां तक पहुंचा सकते हैं। मैं तो 100% सहमत हूँ आपसे। जो आपने बोला वो अक्षर से सही है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन काट पीट के पता नहीं क्या बना दे, ये भी मेरे को मालूम है। इस बात की गारंटी एमपी न्यूज परिवार लेता है। एमपी न्यूज परिवार इस बात की गारंटी लेता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक भाव को, अच्छाइयों को इस देश और दुनिया में, पत्रकारिता जगत में मैं जो महसूस करता हूं, मुख्यमंत्री जी नकारात्मकता बहुत है। आपने क्या हुआ, भोलापन है मेरे जैसा, इसलिए आप भी भोले चले जा रहे हो। आप भोले और भले भी हो। आपने जितनी अच्छी बातें कही, इस भरोसे तो आ गया मैं, नहीं तो मैं 4 बार सोचता हूँ कि नहीं आऊँ तो कहाँ बैठूँ, वहाँ बैठूँ। ये मेरा सौभाग्य है और ये एमपी न्यूज टीम की मेहनत है। एक तालियां मेरी टीम के लिए, हमारे युवाओं साथियों के लिए हो जाए। मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा संवाददाता एमपी न्यूज परिवार के हैं और लगातार दिन रात हम गांव-गांव, तहसील तक पहुंच गए, और हमें लगता है कि आने वाले कल में जिले और तहसील की बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। मैं तो आपसे 100% सहमत हूँ। दोनों हाथ उठा के मैंने पहले ही कहा है। आप एक तो वैसे अच्छी बात कर रहे हो, फिर आपने आमंत्रण दिया ढूंढ ढूंढ के, बुलाना किसको ये भी आपको मालूम, कहाँ बुलाना, रेडिएशन में क्या खिलाना ये भी आपको मालूम, कैसे संभलना ये भी आपको मालूम। और अगर उसके बाद भी कल कोई ऊंचा नीचा हो जाए, आपने कहा 100 से ज़्यादा संवाददाता, आप किसी की इवेंट भी बजा सकते हो। और हम तो नेता, हमको तो सबके हाथ जोड़ना, हमको क्या करना है? हम तो सदैव सकारात्मक हैं। हमें भी सहमत हूँ ना। अरे हमारे तो सकारात्मक से सकारात्मक, कोई नकारात्मक उसके भी हाथ जोड़ना, हम क्या कर लेंगे? हमारे ये बड़प्पन है मुख्यमंत्री जी। हमारे पास कोई कंट्रोल करने के साधन नहीं है, बल्कि उसके पास साधन है। हम कहीं आड़े टेढ़े चले तो अगली बार वो बटन नहीं दबाएगा तो हम घर बैठ जाएंगे। हमको वो इतनी बड़ी ताकत, लोकतंत्र की ताकत उनके पास। इसलिए हमको हर समय कॉन्शियस रहना है, हमको हर समय सजग रहना, सतर्क रहना, और अपने मनोभाव से, अपने विनम्रता से, अपनी नीतियों से, अच्छाइयों से उनको अपने साथ खड़ा रखने का प्रयास करना। आखिर में जाते जाते आपका संदेश जानना चाहेगा मध्य प्रदेश का युवा, मालवा और निमाड़ के सोशल मीडिया के सितारे।
अब मैं संदेश क्या दूँ, बहुत सारी बात तो कर ली अपन ने। युवाओं के नाम क्या आपको लगता है एक पैगाम सरकार का होना चाहिए और आने वाले कल में ये सकारात्मक भूमिका निभाएं, ऐसा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है मंच से दें? अगर ये बहुत अच्छे से अच्छी इसी लाइन में चलते रहेंगे तो मेरी बहुत बधाई और आगे की मेरी मंगल कामना, इनको सबको शुभकामना भी है। लेकिन एक तय है कि हमारे मित्र वर्ग आने वाले समय में, मेरे बच्चे और पिताजी भले ही सीएम हाउस में नहीं, आप चाय पीने के लिए जरूर आमंत्रित, तो मैं आपको आमंत्रण देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। डॉक्टर मोहन यादव क्रांतिकारी भी हैं, सजग भी हैं और अपनी बात को अंदाज में रखते हैं और मुझे लगता है दूरदृष्टि, पक्का इरादा ये सरकार का भी नजर आता है और आपके नजरिए में भी कूट कूट कर नजर आता है। बहुत बहुत आभार। चलिए अब मुझे लगता है उन पलों की तरफ बढ़ते हैं जिन पलों का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के सितारों को क्रमबद्ध होकर मंच पर बुलाएंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शहर और जिले के जनप्रतिनिधिगण मंच पर आकर उन्हें सम्मानित करें।